मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अध्ययन का विषय जो है राजस्थानी चित्रकला शैली चल रहा है। उसी में हम चित्रकला शैली को आगे बढ़ाते हुए आज हम किशनगढ़ शैली पर अपना अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला शैली में किशनगढ़ चित्रकला शैली इतिहास में लघु आश्चर्य के नाम से जानी जाती है। किशनगढ़ का राज्य जयपुर तथा अजमेर के मध्य स्थित है। 1611 ईस्वी में गोडालियो झील के किनारे इस राज्य की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशन सिंह के नाम पर इस राज्य का नाम किशनगढ़ रखा गया था। जोधपुर के राठौड़ शासकों के साथ वंशीय संबंध होने पर भी किशनगढ़ कला के क्षेत्र में मारवाड़ की कला के प्रभाव नहीं दिखाई दिए, अपितु वह एक स्वतंत्र शैली के रूप में उदित हुई थी। कला व सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ के चित्र अत्यंत आकर्षक व प्रभावोत्पादक हैं। यद्यपि अन्य केंद्रों की भांति यहाँ पर भी बहुत पहले से ही चित्रों का अंकन होता रहा था, किंतु किशनगढ़ की चित्रकला को शैलीबद्ध तरीके से विकसित करने वाले यहाँ के राजा सामंत सिंह थे। यहीं सामंत सिंह हिंदी काव्य साहित्य में नागरी दास के नाम से भी विख्यात थे। इस शैली को प्रकाश में लाने वाले एरिक डिक्सन तथा फैयाज अली थे। (1615 से 1748 तक किशनगढ़ की गद्दे पर अनेक राजा आसीन हुए। उनके संरक्षण में निसंदेह चित्रकला अपने विकास पर रही, पर राज सिंह के शासनकाल में, जो कि 1706 से लेकर 48 तक था, में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी विशेष शैली में के रूप में उभरने लगी थी। इसी काल में ही पुरुष व स्त्रियों की आकृतियां पहले की अपेक्षा अधिक लंबी व पतली चित्रित होने लगी थी। उनके चित्रण में हरे रंग का प्रयोग अधिक होने लगा था। इसके साथ इस शैली में भी भूदृश्यों के अंकन की परंपरा धीरे धीरे पनपने लगी थी। किशनगढ़ चित्र शैली में आने वाले महानतम युग की पृष्ठभूमि इस समय तैयार की जाने लगी थी। राजा राज सिंह के पुत्र सामंत सिंह, जिनका शासनकाल 1748 से 64 तक का है, यह काल किशनगढ़ चित्रकला शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग माना जा सकता है और इसी समय शैली का विकास हुआ था। और किशनगढ़ शैली का उद्गम और विकास नागरी दास के काल से भी माना जाता है। नागरी दास की चित्रकला की शैली में हमें मुख्य रूप से 3 प्रेरक तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है वैष्णव धर्म के प्रति आस्था, दूसरा प्रेरक तत्व था प्रेयसी बनी ठनी से अगाध प्रेम और तीसरा प्रेरक तत्व था इस कला के प्रति अपार प्रेम। चित्रकला में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखने के कारण ही वह भक्ति व प्रेम को साकार रूप दे सके थे। वह अपनी प्रिया बनी ठनी में राधा का रूप देखते थे। उन्होंने अपनी बनी ठनी की आराधना उसी रूप में की जिस रूप में कृष्ण ने राधा की थी। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय हमें किशनगढ़ की शैली में देखने को मिलता है। इस युग के कुशल चित्रकार निहाल चंद ने कवि नागरी दास के बनी ठनी के प्रति प्रदर्शित प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में सजीव रूप से सजोया था। निहाल चंद ने ही राधा को लंबी कृशकाय तथा अप्राकृतिक सीमा तक सुंदर रूप में चित्रित किया था। उसके द्वारा चित्रित किए गए चित्रों में राधा एक तरह से राधा के चित्र बड़ी उपलब्धि माने जाते हैं। राधा के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं थीं उसकी कमान की भांति ऊपर चढ़ी भ्रंकटी, अत्यंत तीखे और खंजन पक्षी की उपमा को सार्थक करते हुए नेत्र, लंबी तीखी नासिका, पतले होठ, तीखी ठोड़ी, भावपूर्ण चेहरा,
इत्यादि जो है, चूड़ामणि, ऊंचे नारंगी रंग, पतली ओढ़नी विशेष उल्लेखनीय थे। इसके अलावा पतली लचकदार कमर भी इसमें दर्शाई गई है। सामंत सिंह के संरक्षण में उच्च कोटि के चित्रकार निहाल चंद के द्वारा प्रारंभ की गई इस शैली में उनकी मृत्यु के बाद भी यह शैली ऐसे ही चलती रही, जिसे हम पिछवाई पर भी देख सकते हैं। उसकी इस परंपरा को आगे चलाने पर अमरचंद तथा सीताराम ने अच्छी भूमिका निभाई थी इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने के लिए। ये तीनों चित्रकार सामंत सिंह के दरबार के अलंकरण थे। निहाल चंद की तुलिका का प्रभाव बूंदी के चित्रों में भी दिखाई देता है। निहाल चंद को तो किशनगढ़ नरेश की तरफ से जागीर भी प्रदान की गई थी, किंतु फिर भी धीरे धीरे तत्कालीन कला का चातुर्य तथा सौंदर्य कहीं लुप्त होता लगने लगा था। 1820 ईस्वी के पश्चात पुरुष आकृति में परिवर्तन आने लगा। 19वीं सदी में पुरुष आकृतियां लंबी व पतली के स्थान पर पौरुषपूर्ण व बड़ी बड़ी मूछों से युक्त बनाई जाने लगी थी। आजकल इस शैली की प्रगति थोड़ी रुक सी गई है, फिर भी किशनगढ़ चित्रकला शैली की कुछ विशेषताएं थी जो मैं अब आपको आगे अध्ययन में बताऊंगी। किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं। यद्यपि इस शैली का विकास विशेष रूप से राज दरबार में हुआ था, तथापि इस शैली के चित्रों में विषयों की विविधता हमको देखने को मिलती है। प्रारंभ में इस शैली के विषय आखेट के दृश्य थे, दरबार तथा व्यक्ति चित्रों तक ही सीमित थे। नागरीदास के समय से राधा और कृष्ण तथा कृष्ण लीला यहाँ के चित्रों में लोकप्रिय विषय बन गए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ के चित्रों का विषय नायक नायिका में भेद, राग रागिनियाँ, वैभव, विलास, श्रृंगारिक भावनाएं आदि के चित्रों में अभिव्यक्त किए जाते थे। इसके अलावा चित्रों में अधिकांशतः जो थे मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया था। पृष्ठभूमि में हरे रंग की अधिकता थी, तो रंगों की दृष्टि से पीला, लाल, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, सुनहरा, नारंगी रंग अधिक काम में लिया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ की शैली के चित्रों में रंगों को सुयोजन, वस्त्रों की सुसज्जा, परिधान, हीरे मोतियों का चित्रण अनुपम सौंदर्य को दर्शाने के लिए किया जाने लगा था। इस शैली में मोतियों का भव्य चित्रण उसकी निजी विशेषता रही थी। प्राकृतिक चित्रण में कमल से भरे सरोवर, पक्षियों की पंक्तियाँ, फूलों से परिपूर्ण उपवन, आकाश से छिटके हुए तारे व चंद्रमा, खेतों में लहलाती श्यामला धरती, दूध जैसी चांदनी, कंदली व आम्रकुंज जैसी शैली की कुछ विशेषता रही थी। इसके अलावा नारी सौंदर्य में विशेष रूप से शैली में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जो वस्त्र थे, चुनरियाँ थीं, परिधान थे नारियों के, उनको भी अलंकृत आभूषणों के साथ करके दर्शाया गया है। नाक का आभूषण अनोखे ढंग से दर्शाया गया है, इसे बेसरी कहते हैं। आभूषणों में मोती का भव्य चित्रण इस शैली की एक और विशेषता है। पुरुषों के वस्त्र लंबे जामा, पजामा, धोती, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका आदि दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इस शैली के चित्रों पर पुष्टि मार्ग का प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति रस में लीन होकर चित्रकार ने आत्मा व परमात्मा का प्रतीक राधा और कृष्ण को माना है। इसी कारण कालांतर तक किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण संबंधी विभिन्न लीलाओं के चित्रों का निर्माण इसी भावना से होता रहा है। सच्ची आत्माभिव्यक्ति के लिए हुए शैली के चित्र आज भी सजीव प्रस्तुत होते हैं। इसके अलावा बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार के द्वारा भी बनी ठनी डाक टिकट मई 1973 में जारी किया था, जिससे यह देश भर में प्रसिद्ध हो गई थी। इसी के साथ हमारा ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है।